गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th के बारे में मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने इससे पहले वाला चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं पहले से बोर्ड के ऊपर। वो क्या है, चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, लाइन्स एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक पॉइंट्स हैं पहले उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बेसिक पॉइंट क्या है वो मैंने कुछ पॉइंट्स जो साइड में लिख दिए कि इन सभी पॉइंट्स के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए या इनके बारे में हम बेसिक डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा, ताकि जहाँ पर भी ये मैथमेटिक्स के अंदर यूज हो या बुक्स के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो उनके अंदर ये वर्ड्स यूज होते हैं तो हमें डायरेक्ट पता नहीं चलता कि ये होती क्या एक्चुअल है। जब तक नहीं पता चलेगा तो हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में भी दिक्कत आएगी। तो देखिए सम बेसिक पॉइंट्स भी मैंने इसके अंदर डाल दिए कि इसी चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट हम इस पार्ट के अंदर रीड करेंगे। देखिए क्या है और समझेंगे। सबसे मेन बात क्या है, इन पॉइंट को समझना, क्योंकि ये बेस होता है आपके लिए आपको कि ये बेसिक पॉइंट्स अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आते हैं तो फिर आगे 9th 10th में 8th में जो भी आप आगे बड़ी क्लास हायर क्लासेस में जाते हो तो उनको प्रॉब्लम रहता है कि ये होते क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या है, लीनियर पेयर एक्चुअल कहाँ लगता है, कैसे अप्लाई होता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिख दिया, वैसे तो ये पॉइंट के नाम से ही है। तो ये जो पोर्शन रहता है मतलब ज्योमेट्री पार्ट का रहता है। ये जो पोर्शन मैंने अभी आपको बताया, ये चैप्टर का नाम क्या है, लाइन एंड एंगल्स। ये जो है हमारे पास ज्योमेट्री पार्ट में। अब ज्योमेट्री क्या चीज है, देखिए ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है। क्या होती है, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारा मैथमेटिक्स है वो 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड है अभी तक। क्या है कि वैसे तो जनरली बहुत सारी ब्रांचेस है अलग अलग, अगर हायर लेवल के ऊपर देखे जाए तो ब्रांचेस एक्चुअल में जो बेसिक ब्रांचेस बोली जाती हैं, जो स्टार्टिंग से मतलब ब्रांचेस बताई जाती हैं, वो क्या है, 3 ब्रांचेस ही हैं मैथमेटिक्स के अंदर। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट हमारे पास जो अर्थमेटिक्स आती है। सर ये अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक बच्चों ये एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर मतलब अर्थमेटिक का मतलब क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा का हम यूज करते हैं, उसमें न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। कोई जैसे काउंटिंग लगा लीजिए, 1 2 3 लगा लीजिए, जो भी कैलकुलेशन वर्क रहता है वो हमारे अर्थमेटिक के अंदर ही रहता है। नेक्स्ट जो ब्रांच आती है उसका नाम क्या है, ज्योमेट्री। ये हम 6th में पढ़ते हैं, ये 6th में सारी बातें आ जाती है। इसलिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ कि 6th के बारे में कि हमने ज्योमेट्री जो होती है वो दूसरी ब्रांच होती है किसकी, मैथमेटिक्स की। कि ज्योमेट्री जो है वो दूसरी ब्रांच है मैथमेटिक्स की। अब इसमें क्या पढ़ते हैं सर, ये एक इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास शेप्स आती हैं, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जो भी शेप्स के बारे में आता है हमें खुद से ड्रॉ करना पड़ता है या कंपास की हेल्प से हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो जो भी शेप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा वो कौन से क्वेश्चन में जाएगा, या जो भी ड्रॉ करने की बात आएगी वो किस में होगा, ज्योमेट्री पार्ट के अंदर होगा। तो ये हमारे पास ज्योमेट्री ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड ब्रांच आती है उसको मतलब न्यू ब्रांच भी, जो न्यू ब्रांच आई है कुछ ही मतलब टाइम्स पहले, कुछ सालों पहले कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। इसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको पढ़ाया है। सिंपल इक्वेशन जो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर किया है, सिंपल एक्सप्रेशन, सिंपल इक्वेशन करने सोल्व, जैसे हम कहते हैं कि सिंपल इक्वेशन क्या है, तो उस चैप्टर को करने से पहले मैंने आपको एक्सप्रेशन के बारे में बताया था। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसी को कहा जाता है जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, या इनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो इस थर्ड ब्रांच के अंदर करते हैं। तो देखिए ज्योमेट्री के अंदर ये कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं। ज्योमेट्री जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की उसके अंदर कुछ बेसिक पॉइंट, क्योंकि सबसे ज्योमेट्री के अंदर जो भी केस है वो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पॉइंट से ही है कि व्हाट इज पॉइंट। क्योंकि जब भी हमें कुछ ड्रॉ करना होता है, जब भी हमें कुछ करना होता है तो हम एक पेंसिल से डॉट लगा देते हैं, मतलब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, डॉट से ही। इसको डॉट भी बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं। तो इसी से हमारे पास जो स्टोरी होती है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट होती है। तो देखिए अब इसके कुछ बेसिक पॉइंट। तो बेसिक पॉइंट में सबसे पहले मैंने डेफिनेशन के बारे में बताया, ये मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर सारे ये सभी डिस्कस करने हैं इस पार्ट के अंदर। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, पॉइंट। तो पॉइंट क्या है, व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट, कि पॉइंट क्या है, व्हाट इज पॉइंट। अब पॉइंट तो सर सभी बच्चे कहेंगे सर ये लो मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरे पास क्या है, कि पॉइंट है, व्हाट इट, ये मेरे पास क्या है, कि पॉइंट। सर ये तो नोटेशन हुई, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं या डेफिनेशन के थ्रू बताऊं तो कैसे बताऊं। बिल्कुल सही बात है कि हम अगर डेफिनेशन के थ्रू किसी को समझाना चाहिए तो कैसे समझाएंगे,
तो इसकी नोटेशन तो बच्चों याद रखो कि नोटेशन कैसे होगी, हर एक इन जो भी पॉइंट्स हैं इन सभी की नोटेशन मैं आपको बताऊंगा कैसे किसको डिनोट किया जाता है। या देखिए तो नोटेशन क्या हुई, डॉट, तो हम बोलेंगे इट हैज नो डायमेंशन, इट हैज नो डायमेंशन। अब नो डायमेंशन का मतलब बता दीजिए सर, नो डायमेंशन क्या होता है? तो नो डायमेंशन वो चीज होती है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, अब ये बोर्ड है, ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेथ, ये इसकी क्या होगी लेंथ, और ये क्या होगी इसकी ब्रेथ। तो जिस भी कोई भी आइटम लगा लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, या जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। हम 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन, क्योंकि उसके 2 डायमेंशन होते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल। ये स्क्वायर रेक्टेंगल 2D में क्यों आते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 डायमेंशन होते हैं। 2D का मतलब क्या हो गया, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है, 2 डायमेंशन, एक उसमें लेंथ है सर, एक उसमें ब्रेथ है, तो इसलिए उसको 2 डायमेंशनल बोला जाता है। अब कहते हैं कि 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होती है। 3D ऑब्जेक्ट्स बच्चों अगर हम सिंपल लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखना चाहें तो 3D ऑब्जेक्ट्स क्या है सर, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसको हम चारों तरफ से घुमा के देख सके एक तरीके से, ठीक है। एक मैच बॉक्स है, माचिस जो होती है घरों में, आप उसको चारों तरफ से घुमा के देख सकते हो, बिल्कुल। तो वो क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है, इसको मैं चारों तरफ से, इस फेस से भी देख सकता हूँ, इस पीछे वाले फेस से, चारों तरफ से इसको घुमा के आसानी से देख सकता हूँ। तो ये किस में काउंट होगा मेरे लिए, 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो 3D ऑब्जेक्ट्स, अब 3D का मतलब क्या हुआ यहाँ सर, तो आपने बताया कि 2 डायमेंशन, तो इसका मतलब भी क्या होना चाहिए, 3 डायमेंशन। तो जिसमें 3D के अंदर जैसे जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, कहने का मतलब एक क्यूब बनाते हैं। क्यूब आप सभी जानते हो, बिल्कुल, जो लूडो खेलते हैं उसके अंदर डाइस होता है, वो एक क्यूबिकल शेप का होता है, तो वो क्या है, 3D का एग्जांपल है। बाकी जो भी इससे रिलेटेड आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। तो इसके अंदर 2 डायमेंशन होते हैं, इसके अंदर 3। इसके अंदर 2 क्यों लगता है, क्योंकि 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ के रिगार्डिंग। इसमें 3 क्यों लगता है सर, इसमें लेंथ भी आ गई है, ब्रेथ भी आ गई है, और क्या आ गया है, हाइट आ गया, इसलिए इसके अंदर क्या लगती है, 3 डायमेंशन की बातें चलती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो 3 डायमेंशनल लेंथ और ब्रेथ की बात होती है, या 2 ही चीजों की बात होती है तो 2 डायमेंशन। गॉट इट। तो ये था ज्योमेट्री का कुछ बेसिक जो मैंने आपको बताना था। अब हम बेसिक से पॉइंट से बात करते हैं। तो यही बात थी कि पॉइंट क्या होता है, इट हैज नो डायमेंशन, कहने का मतलब कि देयर इज नो लेंथ नो ब्रेथ, जिसके अंदर ना ही तो कोई लेंथ है ना ही कोई ब्रेथ है। इट हैज नो डायमेंशन, गॉट इट। या आप इसके रिगार्डिंग ये भी लिख सकते हो कि देयर इज नो लेंथ नो ब्रेथ, दैट इट इज कॉल्ड पॉइंट, उसे क्या बोला जाएगा, पॉइंट। गॉट इट। तो ये था पॉइंट के बारे में कुछ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, लाइन। व्हाट इज लाइन। अब लाइन की सबसे पहले नोटेशन क्या होती है सर, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी लाइन को। तो बच्चों नोटेशन के लिए देखिए, मैंने ब्रैकेट में इसके लिए 2 एरो लगा दिए। ब्रैकेट में एक लाइन लगा के उसके साइड में 2 एरो लगा दीजिए। अब एरो का मतलब क्या होता है सर, जैसे हम एरो को वैसे तो क्या कहते हैं, तीर। अब अगर आप कोई भी तीर है उसको डायरेक्शन में छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी डायरेक्शन में तो सीधा जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, एरो का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि इसके अंदर जो लाइन है वो कितने तक भी आप एक्सटेंड करते हो, ये नहीं पता कि ये यहाँ जाके रुक जाएगी या इस साइड से यहाँ जाके रुक जाएगी, कोई नहीं पता। तो कहने का मतलब ना ही तो इसका एंडिंग पॉइंट पता है, ना ही मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ठीक है। तो लाइन क्या होती है, देयर इज नो एंडिंग पॉइंट और नो स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका ना ही तो कोई एंडिंग पॉइंट है ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो। आपको मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐसी कोई लाइन क्या होती है जिसके अंदर ना ही तो कोई एंडिंग पॉइंट है ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। गॉट इट। देखिए, देयर इज नो एंडिंग पॉइंट एंड नो स्टार्टिंग पॉइंट। कि मुझे पता ही ये नहीं है कि ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। दोनों साइड एरो लगाने का मतलब क्या है, ना ही तो इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही इसके अंदर एंडिंग पॉइंट है। गॉट इट। तो ये था लाइन के बारे में। थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास किसके बारे में है, लाइन सेगमेंट के बारे में।
कि व्हाट इज लाइन सेगमेंट, ये होती क्या है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ये क्या है, एक लाइन का ही एक पार्ट है। अगर जैसे ये बात नोट करेंगे पहले तो ये सारी इसकी नोटेशन क्या क्या होती है ये बताइए। नोटेशन बच्चों क्या होगी कि जिसके अंदर, मैंने नोटेशन के लिए ये लगा दिया, दो डॉट और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, गॉट इट। तो ये था, तो इसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। नोटेशन के लिए अगर कोई नोटेशन करनी है तो आप लाइन सेगमेंट को कैसे नोट करोगे, जैसे ये है, मैंने कहा कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, आप इसको नोटेशन करके दिखाइए मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ए बी मैंने राइट किया, क्या है, लाइन सेगमेंट है, ये लो मैंने इतनी सी बात। तो इसका मतलब अगर आपने कहीं ये लिखा हुआ देख लिया तो इसका मतलब क्या है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर आपने ये लिखा हुआ देख लिया ए बी, उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, दो एरो लगे हुए हैं, तो इसका मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या है सर, इट इज ए लाइन, ए बी इज ए लाइन। इसमें और इसमें फर्क है, ये देख लेना, इसमें दोनों में डॉट लगी हुई है, इसमें दोनों में एरो लगी हुई है। ये पॉइंट्स मैं अभी इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि बाद में क्वेश्चन के अंदर आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, हमें डायरेक्ट इनका आंसर करना, तो आपको ये बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, गॉट इट, ठीक है। तो ये थे हमारे पास लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में। तो लाइन क्या है कि इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ये क्या था, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का क्या है, पार्ट है। वो कैसे सर, ये देखिए आप, क्या ये मेरे पास एक लाइन है, अगर लाइन के अंदर कह दिया मैंने सर ये यहां से तो इसका स्टार्टिंग दे दिया और यहां पे ये एंडिंग दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन के ऊपर ही है ये कुछ ना कुछ, या लाइन का ही कुछ हिस्सा है, ये बोल सकते हैं। तो इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का ही हिस्सा बोल सकते हैं इसको। एंड देयर आर one starting point and one ending point। आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने आपको राइट करवाया वही लर्न करना होगा, वही राइट नहीं, सिर्फ आपको कहने का मतलब समझ आना चाहिए। आप समझ आ जाता है तो उस चीज को आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं, गॉट इट। तो देखिए क्या था कि देयर आर वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड वन एंडिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब कैसे बताया सर, मैंने तो इस नोटेशन को देख के ही बता दिया सर, कैसे, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है, क्या पता है सर यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे एंड, कोई भी हो सकता है, तो सिर्फ उसके अंदर क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक क्या है, एंडिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, गॉट इट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रे। अब रे का हमारे पास एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एग्जांपल भी है, क्या है, घरों में हम, यह साइंस की लैंग्वेज में होता है वैसे तो रे, आप साइंस में पढ़ते भी होंगे, नहीं पढ़ा है तो देखिए कोई बता देते हैं आपको, क्या होती है रे। कोई भी, जैसे हमारे एक रूम है, रूम के अंदर हमने बल्ब ऑन किया, ठीक है, एक रूम के अंदर जिसके अंदर हमने बल्ब को ऑन किया, ठीक है, तो उसने जैसी लाइट ऑन होती है तो वो सारे रूम के अंदर फैल जाती है, वो जो लाइट है उसकी जो रोशनी है बल्ब की, वो सारे रूम के अंदर फैल जाती है, कहाँ तक जाती है मुझे नहीं पता, किस कोने तक जाती है मुझे नहीं पता, तो इट इज ए रे। तो वो क्या है मेरे पास, देयर इज ए रे, ये मेरे पास एक रे कहलाती है, ठीक है, इसी को रे बोलते होते हैं, कि वो जो लाइट है या इस बल्ब की जो रोशनी है वो कहाँ तक जा रही है, दैट इज ए रे, वही तो रे है, गॉट इट। तो ये था हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। बाकी इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा वो देखिए मैथमेटिकल लैंग्वेज के, मैंने नोटेशन क्या डाल दी, ये पॉइंट है सर, यहाँ ये बल्ब है, बल्ब से लाइट जा रही है, तो ये नहीं पता मेरे को कहाँ तक जा रही है, ये इसकी नोटेशन होती है, इसमें सिंगल एरो आता है, ठीक है, ये कहीं तक भी जा सकती है लाइट, तो मुझे पता नहीं सर, बल्ब बाहर जल रहा है तो पता नहीं उसकी लाइट कहाँ तक जा रही है, गॉट इट। तो ये था मेरे पास, तो कैसे लिखेंगे इसके बारे में, अब अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो कि देयर इज ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट, जिसके अंदर केवल एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो, या उसको क्या बोल सकते हैं, एंडिंग पॉइंट। अब ये क्या पता, स्टार्टिंग पॉइंट भी तो हो सकता है, एंडिंग पॉइंट का मेरे को पता ही नहीं, देयर इज ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट,
देयर इज ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट, देयर इज ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट, जिसके अंदर केवल एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे क्या बोला जाता है? रे। बस ये कंफर्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है? रे हो गया। एंगल के बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए एंगल क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से कि एंगल क्या चीज है। जब भी कोई दो लाइंस या कोई दो लाइन सेगमेंट या कोई दो रे जब आपस में मिलती हैं, ठीक है, या एक दूसरे को काटती हैं, तो क्या बनता है? एंगल बनता है सर। कैसे? एक्सप्लेन। देखिए मैंने ये दो लाइंस लगा दी, ये आपस में एक दूसरे को काट रही है, कहीं ना कहीं तो काट रही है, किसी ना किसी पॉइंट पे काट रही है सर, बिल्कुल काट रही है। इस पॉइंट पे इसको कट कर रही है, अगर इस पॉइंट पे इसको कट कर रही है तो ये जो एंगल इन दोनों लाइंस के बीच में यहाँ क्या बन सकता है? एंगल बनेगा। इसे क्या बोलते हैं? एंगल। गॉट इट? जब भी दो लाइंस बोल सकते हैं, जब भी दो रे बोल सकते हैं, जब भी दो लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर काटे तो वहां क्या बनेगा? एंगल। देन दे फॉर्म्ड एंगल। तो वहां क्या बना है? एंगल। गॉट इट? तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, राइट कैसे करेंगे? नोटेशन क्या होगी सर? इसको ऐसे एल की शेप में लिखा जाता है, बट एल से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, ऐसे ये इसकी नोटेशन होती है। जैसे मैंने लिखा, बताता हूँ, अभी पहले इसकी डेफिनेशन देखी कि व्हेन two lines or line segment or rays, two rays, कुछ भी लिख सकते हो, दो लाइन भी हो सकती हैं, दो लाइन सेगमेंट भी हो सकती है और दो रेज भी हो सकती है। रेज, when two lines, two line segment या two rays intersect at a point is called, then they formed an angle। तो वो क्या बनाएंगी? एक एंगल। बिल्कुल बनाएंगे सर। सपोज कीजिए ये मेरे पास कोई लाइन है, ये कोई दूसरी लाइन है, ये यहाँ क्या कर रही? इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे सर? जहां पर दो लाइन, दो रे या दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती हैं, एक तो आप इसको क्या बोल सकते हो? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या फिर क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स, ठीक है। जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लाइंस मिलती होती हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? वर्टेक्स भी बोला जाता है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोला जाता है। और यहाँ पर जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करके वहाँ क्या बनेगा? एंगल। और कुछ कहेंगे बच्चे सर क्या क्या सर यहाँ एंगल नहीं? बिल्कुल बन सकता है। कहीं पर भी जहाँ पर दो लाइंस मिल जाती है वहाँ पर क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा। गॉट इट? तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट क्या है? एंगल के बारे में हमने बात कर ली। अब इससे नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं किसके बारे में? एक्यूट एंगल के बारे में, राइट एंगल के बारे में। देखिए एक बात बतानी रहेगी, इसके अंदर क्या है कि सर जैसे कोई एंगल का नेम लिखना है, नेम ऑफ एंगल, नेम ऑफ एंगल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है बच्चों को, कुछ बच्चे समझते नहीं हैं, उनको बेसिक क्लियर नहीं होता है, तो वो 10th तक कोई भी एंगल का नाम लिखना नहीं जानते। कैसे लिखते हैं सर नाम? जैसे आपका नाम है वैसे ही लिखा जाता है एंगल का नाम भी। कैसे? जैसे मैंने कहा कि ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है सर, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, ये बी, ये सी और ये डी, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। गॉट इट? मैंने कहा कि when two lines are intersected AB and CD at point O, then we can write as the angle name। देखिए मैंने कहा यहाँ एक एंगल बन रहा है, इस एंगल का नेम क्या होगा? तो ये इंटरसेक्टिंग C
यहां से स्टार्ट कीजिए, COB, एंगल का सिंबल लगाऊंगा सर, COB, गॉट इट। मैंने यहाँ एंगल मेंशन कर दिया है कि यहाँ वाले एंगल का नाम बताइए क्या होगा, तो आप कहोगे सर C से चला तो COB पे पहुंच गया तो ये एंगल बना, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर नहीं मैं तो B से जाऊंगा, तो BOC भी कर सकते हैं। एंगल का नाम क्या हो सकता है, और में मैंने डाल दिया है आपको कि दोनों नाम सही है, BOC भी लिख सकते हैं, गॉट इट। अब मैंने कहा चलिए इस एंगल का नेम बताइए, मैंने मेंशन किया ये एंगल 1 की वैल्यू थी, ये 1 तो रन मिल गया। अब इस एंगल की वैल्यू बताइए क्या नेम क्या होगा सर, ये O से स्टार्ट हुआ, AOD, तो एंगल का सिंबल लगाया AOD। अब एक बात और ध्यान रखनी है, जो मिडल में होगा, जो अल्फाबेटिकल लेटर जो होगा वो मिडल में होता है हमेशा, उसी पे एंगल बनता है। देखिए O पे मैंने AOD, तो O पे बना हुआ ये एंगल, बिल्कुल। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, आप लेफ्ट से चलना स्टार्ट करो या राइट से, जिस साइड से भी, दोनों में जहां से भी आप चलना स्टार्ट करो, जहां एंगल बन रहा है वो लेटर कहां आएगा, मिडल के अंदर आएगा, गॉट इट। इसको आप क्या लिख सकते हो, अब यहां से भी तो मैं चल सकता हूं, DOA, गॉट इट। तो ये था, अगर मुझे इस एंगल का, ये मैंने यहाँ 2 लाइंस लगा दी, सर ये 2 लाइंस क्यों लगाई, ये नोटेशन देने के लिए बस, और कुछ नहीं है कि वो एंगल इससे एंगल अलग है थोड़ा सा, कुछ भी हो सकता है, 50 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है, बस आपको नेम राइट करना है। तो AOC भी राइट कर सकता हूँ सर, एंगल का सिंबल AOC, बिल्कुल सही है क्योंकि O के ऊपर एंगल बन रहा है, हाँ जी O के ऊपर बन रहा है एंगल। दूसरी बात क्या है, COA भी तो राइट कर सकता हूँ, COA भी तो राइट। तो ये सारे आप ऐसे इससे क्या लिख सकते हो, एंगल नेम जो जरूरी है, इस एक्सरसाइज में भी जरूरी है, क्लास 7th में भी, क्लास 8th में भी, क्लास 9th में, 10th में, जहां पर भी आगे आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन यूज होगा, इनके बारे में आप जरूर पढ़ें, ठीक है। तो ये था मेरे पास एंगल नेम के बारे में। गॉट इट। आगे देखिए हमारे पास जो एंगल के टाइप्स है कुछ, एक्यूट एंगल, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्यूट एंगल, जो हम 5th से पढ़ते आ रहे। एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, दीज आर दोज एंगल विच स्टार्ट फ्रॉम, या विच इज, ऐसे एंगल्स जो 0 डिग्री से ग्रेटर और बट लेस देन किससे हो, 90 डिग्री। दीज आर दोज एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, these are those angles which is greater than 0 degree but less than 90 degree। यही है, बिल्कुल यही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे लिए कोई एंगल है, एंगल A लिख लीजिए, B लिख लीजिए, X लिख लीजिए, Y, जो भी एंगल है, मैंने यहाँ एंगल लिख दिया। कोई भी एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा है बट लेस देन है 90 डिग्री, इसको हम इस तरीके से लिखें। आपको सिंपल कोई पूछे या राइट करने के लिए बोले तो आप ऐसे लिख दो बस, दीज आर ऐसे एंगल्स, वो एंगल्स, एंगल था क्या, जो 0 डिग्री से बड़ा है बट 90 डिग्री से छोटा है, ये भी नोटेशन होती है इसकी, ठीक है। एक्यूट एंगल के बारे में भी, एक्यूट एंगल को आप कैसे बता सकते हो शॉर्ट में। नेक्स्ट क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल सभी को पता है, राइट एंगल किसको बोलते हैं, जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, 2 लाइन सेगमेंट या 2 रे इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो उन दोनों लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल, गॉट इट। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में, व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट, आप लाइंस, लाइन सेगमेंट या रे कुछ भी आप लिख सकते हो, इंटरसेक्ट एट पॉइंट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल।
व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्टेड, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल या एट राइट एंगल, दैट इज कॉल्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल। ठीक है, दीज आर दोज, जैसे मैंने कहा कि ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इसको अब ये दोनों लाइंस ऐसे एक दूसरे, जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल चौराया बनता है, चौराया जैसे रोड के ऊपर हम जाते हैं जहाँ पर 4 रोड्स आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, तो चौराहे का मतलब क्या है, अब ये रोड इधर जा रहा है, ये रोड इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो जाता है, 90। तो इसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। गॉट इट। और वैसे इसकी नोटेशन क्या होती है, राइट एंगल के लिए क्या नोटेशन क्या डालोगे, राइट एंगल का क्या होता है, ये सिंबल भी होता है, इसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और राइट एंगल भी। ठीक है, राइट एंगल वैसे तो ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, सॉरी 90 डिग्री का कोई सिंबल नहीं होता है, बट जहां ये सिंबल होगा ना, ये वाला, ये सिंबल जो होगा वहां हम क्या मेंशन करेंगे, 90 डिग्री है, ये एंगल किसका है, 90 डिग्री का। और जब भी दो लाइंस के बीच में कभी भी 90 डिग्री बोले तो उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल। या फिर बोल सकते हैं कि ये तो आपको मैंने किसके बारे में बता दिया कि दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री कब बनता है, इसकी डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में, कि दीज आर दोज एंगल्स। ये तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल बताया कि कैसे 90 डिग्री बनता है दो लाइंस के बीच में। अगर डेफिनेशन की बात करें कि राइट एंगल होता क्या है, ऐसा एंगल, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भी एंगल है अगर वो 90 डिग्री की इक्वल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। बस सीधी सी बात है। ठीक है, एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई सर, तो वो एंगल कौन सा कहलाएगा, राइट एंगल। गॉट इट, ये था मेरे पास। नेक्स्ट क्या है, एक्यूट भी हो गया, राइट भी हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, उसके बाद में क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो सेम बिल्कुल डिटो इसी तरीके से, क्या जो जैसे एक्यूट होता है, ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट लेस देन किससे हो, 180 डिग्री से, उन्हें क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या समझे, कि ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे बट लेस देन किससे होंगे, 180 डिग्री से। तो क्या लिखेंगे, दीज आर those angles, these are those angles, ऐसे एंगल, these are those angle which is greater than 90 degree but less than 180 degree। या शॉर्ट में कहूं तो कोई ना कोई एक ऐसा एंगल होगा जो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 से लेस देन होगा, ये शॉर्ट में है। तो इन्हें क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। सर एक एग्जांपल देके बताइए। एग्जांपल के लिए 91 लगा लीजिए, 91 डिग्री जो है वो कौन से कैटेगराइज में आती है, ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ी है, और 90 डिग्री के कौन से एंगल में आती है, राइट एंगल में, और 89 किस में आता है, एक्यूट एंगल में। तो ये थे मेरे पास कुछ एग्जांपल। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो गया। स्ट्रेट एंगल के बारे में तो सिंपल है, स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट का मतलब सीधा, तो सीधा क्या हो गया सर, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये लीजिए, ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये कितने डिग्री का हो गया सर, यहाँ से तो ये 0 डिग्री का ऊपर, यहाँ से कवर करता है तो 180 हो गया पूरा। जैसे अब हम कहते हैं ये कितने डिग्री का एंगल है, ये सर हाफ सर्कल है, इसको क्या बोलते हैं, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल हमेशा कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट करता है, 180 डिग्री का। तो एक ऐसा एंगल जो कितने डिग्री का हो, 180 का, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। गॉट इट। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल को, तो कोई भी एक एंगल हो उसको अगर उसकी वैल्यू 180 डिग्री है तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल, तो वही जैसे एक्यूट या ऑब्ट्यूज की बात हमने की थी। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जो 180 से ग्रेटर है और 360 से क्या है, कम। 180 से ग्रेटर है
बट लेस देन किससे हैं 360 से, उन्हें क्या बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। देखिए कैसे, दीज आर दोज एंगल्स विच इज ग्रेटर देन, विच इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है 180 डिग्री से सर, बट लेस देन 360 डिग्री, जो छोटे किससे हैं 360 से। शॉर्ट में लिखिए सर, शॉर्ट में लिख देते हैं 180 डिग्री से तो ग्रेटर है, कोई भी एंगल लगा लीजिए, और 360 से जो क्या है छोटा है। 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, इन दोनों के बीच में जो नंबर लाई करेगा, जो भी है एंगल लाई करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और बता दीजिए, देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 195 क्या है 195 डिग्री क्या है एक रिफ्लेक्स एंगल, ये क्या है एक रिफ्लेक्स एंगल। क्यों कहा इसको रिफ्लेक्स एंगल, अभी तो आपने बताया सर कंडीशन के हिसाब से जो 180 डिग्री से लेकर 360 के बीच में लाई करता है वो सभी क्या होंगे रिफ्लेक्स। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है रिफ्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये समझने का पार्ट है। अब हमारे पास यहाँ से ये बुक के अंदर भी लिखा गया है कॉम्प्लीमेंट्री, बुक के अंदर तो वैसे सारे हैं, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन आएगा, इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया सभी पॉइंट्स को। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे, देखिए कि ऐसे दो एंगल्स जिन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैंने एक एक्सप्लेनेशन के लिए देखिए, मेरे पास कोई ए एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर इन दोनों एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री तो मैं क्या बोलूँगा ये क्या है दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दीज आर दी दोज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिन दोनों एंगल्स का सम क्या बने 90 डिग्री, उन दोनों को क्या बोलेंगे। अब ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज इट्स सम इज 90 डिग्री, जिनका सम क्या हो जाए 90 डिग्री। गॉट इट। जैसे तो अगर डिफाइन करने की बात है, आप ये लिखिए कंडीशन a plus b is equal to 90 degree, where a and b, the sum of a and b is 90 degree, that is called complementary angle। समझाने के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। या ये लिख सकते हो कि which sum has 90 degree, जिनका सम क्या बने कि these are those angles which these are those two angles भी बोल सकते हैं। वैसे तो 2 एंगल्स का ही सम होता है इसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर 2 एंगल्स का सम होता है, सप्लीमेंट्री में भी 2 एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री में भी 2 ही एंगल के बारे में डिस्कशन होता है। तो ऐसे दो एंगल्स जिन दोनों एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब जैसे एक वर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होती है, आप इसके बारे में डेफिनेशन लिख लीजिए, द सम ऑफ मेजर, द सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल्स, 2 एंगल्स is 90 degree, is 90 degree, that is called complementary angle। कि ऐसे दो एंगल जिन दोनों की मैंने मेजरमेंट की और मेजरमेंट करने के बाद में उनका सम किया, तो सम करने के बाद में वो सम कितना आया 90 डिग्री, तो उसे क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये मैंने एक एग्जांपल देके बताया। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक हो जाता है, एक कोई ए एंगल हो गया ये 5 डिग्री का, ठीक है, और बी एंगल जो हो गया ये कितने का है 85 डिग्री का। अब मैंने चेक किया कि a प्लस बी जो है वो दोनों ही क्या है 5 प्लस 85 डिग्री
तो इन दोनों का सम तो क्या आ गया 90 डिग्री आ गया सर। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ए और बी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। गॉट इट? ऐसा कुछ है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, इसमें मैंने राइट नहीं किया वैसे, इसी का एक पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल। ये फाइंड आउट करना होता है क्वेश्चन के अंदर, एक्सरसाइज में भी आएगा ये कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होती है, ये तो हो गए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये बोल देता है कि अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। सर ये 90 प्लस का इधर आ जाएगा तो किसके आ जाएगा, माइनस का। इसी से रिलेटेड है ये कॉम्प्लीमेंट्री से। कॉम्प्लीमेंट्री से उसका नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए कैसे निकालोगे, कि जो भी एंगल निकालना है उसको दूसरे को उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे ए एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 माइनस क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो क्या, तो 90 माइनस ए लिख देते हैं। गॉट इट? ये रूल होता है। अगर लिखता कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी लिखता तो क्या लिखते हैं, 90 डिग्री। अब बी का तो मुझे निकालना है, ए प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट में आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का। तो ये क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सर समझ नहीं आ रहा है क्या, नहीं, एक एग्जांपल के तौर पे समझिए। देखिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये दे देता है ये दो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। गुड, मुझे ठीक है पता चल गया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये दो लाइंस की। अगर 65 का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो क्या आएगा, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री, एंगल ऑफ 60। देखिए तो क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 65 डिग्री। तो 90 माइनस 65 कर देना, बात खत्म। क्या लिखते हो, 90 माइनस, जो भी एंगल के बारे में हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो कॉम्प्लीमेंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65। 65 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो 90 माइनस 65। ठीक है, ये जो एंगल 90 माइनस 65 करेंगे तो क्या आएगा, 65 का कॉम्प्लीमेंट, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया, तो ये क्या आ गया, 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ फिर रूल थोड़ा, सॉरी, इसके लिए यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए ही लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, बी ही लिखना पड़ेगा, तभी ये आएगा। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग कि 65 डिग्री कि 25 डिग्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट है किसका, 65 का। अगर मैं ये लिखता हूं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 30 डिग्री, बताइए क्या आएगा, कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सर इसको 90 में से 30 माइनस कर दीजिए, 90 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 60 डिग्री। तो क्या राइट कर सकते हैं कि 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, या इसका उल्टा भी बोल सकता हूं। कैसे, मैंने क्या कहा कि 60 डिग्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट है किसका, 30 डिग्री का। अगर हम यहाँ कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री क्या होता, तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30, तो 30 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60। कैसे भी आप बात समझ लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सीधी सी बात याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, उसको 90 में से वो जो एंगल दिया हुआ उसको माइनस कर देंगे, बस इतनी सी बात है, कॉमन लैंग्वेज के अंदर अगर बोले तो। ठीक है, गॉट इट। ये था मेरे पास किसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। नेक्स्ट देखिए सप्लीमेंट्री के बारे में। क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर,
दीज आर दोज एंगल्स, ऐसे एंगल्स, दीज आर दोज एंगल्स या द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का मैंने सम किया तो वो क्या है। जैसे मेरे पास कोई सी एंगल है, कोई डी एंगल है, इन दोनों एंगल का सम किया तो वो सम क्या आ जाए, 180। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है तो वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। गॉट इट। तो ये था मेरे पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि कोई भी दो एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर इसमें डेफिनेशन की बात, द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, सेम है बिल्कुल। तो ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल देखिए, कैसे एग्जांपल क्या हुआ, एग्जांपल क्या है, मैंने लिखा ये दो एंगल्स हैं, कुछ भी एंगल लगा लीजिए। एक एंगल सी जो है वो क्या है, 130 डिग्री, और एंगल डी जो है वो कितना है, 50 डिग्री। ये दो एंगल की वैल्यू दी है। क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं? आप कैसे चेक करोगे, यस, सी प्लस डी 130 प्लस 50 डिग्री, मैंने इन दोनों का सम किया तो क्या आया, 180 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम करने पर अगर 180 आ जाता है तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सी एंड डी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। गॉट इट। तो ये था हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। बाकी जो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।